वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता है उसमें दूसरे भाग जो दूसरे पार्ट के बारे में बताऊंगी। ये दूसरा पार्ट वीडियो है, आगे मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें भी मैं संदर्भ, व्याख्या, विशेष उद्देश्य और समीक्षा बताऊंगी इस पार्ट में भी, जो कि रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कविता है आत्महत्या के विरुद्ध। कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की लंबी और जटिल राजनीतिक सामाजिक कविता आत्महत्या के विरुद्ध है, जो उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध में संकलित है। यह कविता 1960 के दशक के उत्तरार्ध, विशेषकर 1967 के बाद के भारतीय राजनीतिक और सामाजिक परिवेश की उपज है। उस समय देश में स्वतंत्रता के बाद के आदर्शों का मोहभंग हो रहा था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अवसरवाद, नौकरशाही का विस्तार, लोकतांत्रिक संस्थाओं का खोखलापन और आम जनता की निराशा बढ़ रही थी। रघुवीर सहाय इस पूरी व्यवस्था पर तीखा व्यंग करते हैं और व्यक्ति को निराशा तथा आत्मसमर्पण के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता आत्महत्या के विरुद्ध से उद्गृत है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। पंक्ति है, छुओ मेरे बच्चों का मुंह, गाल नहीं जैसे विज्ञापन में छपा, ओठ नहीं मुंह। प्रसंग है, कवि वास्तविक जीवन और विज्ञापनों द्वारा निर्मित कृत्रिम दुनिया के बीच अंतर स्पष्ट कर रहा है। व्याख्या है कि कवि कहता है, उनके बच्चे का वास्तविक चेहरा देखो, केवल विज्ञापन की चमकदार तस्वीरें मत देखो। विज्ञापनों में जो मुस्कुराते चेहरे दिखाई देते हैं, वे वास्तविक जीवन की गरीबी, भूख और पीड़ा को छिपा देते हैं। कवि समाज से आग्रह करता है कि वह वास्तविक मनुष्य को पहचाने। विशेष है कि उपभोक्तावादी संस्कृति की आलोचना यथार्थ और भ्रम का विरोध है, अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। पता चला जान का शोर, डर कोई लगा नहीं, बोला मेरा भाई मुझे पांव तले रोंद कर अंग्रेजी। प्रसंग है, कवि भाषा और सत्ता के संबंध को उजागर करते हैं। व्याख्या, कवि यहाँ अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व की ओर संकेत करते हैं। अंग्रेजी केवल एक भाषा नहीं रह गई है, बल्कि शक्ति और प्रभुत्व का माध्यम बन गई है। जो लोग अब अंग्रेजी जानते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं और जो नहीं जानते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। मतलब क्या है कि अंग्रेजी यहाँ पे एक भाषा नहीं रह के एक शक्ति बन गई है अपनी दबदबा बनाए रखने के लिए। कवि इसे सामाजिक असमानता का एक रूप मानते हैं। विशेष क्या है, भाषा राजनीति का चित्रण, अंग्रेजी प्रभुत्व पर व्यंग है, लोकतांत्रिक समानता पर प्रश्न है। अगली पंक्ति है, कितना आसान है पागल हो जाना और भी जब उस पर इनाम मिलता है। प्रसंग क्या है, कवि समाज में फैले अवसरवादिता और नैतिक पतन की आलोचना कर रहे हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था में विवेकहीन होना और सच से दूर भागना बहुत ही आसान है। यदि व्यक्ति सत्ता का समर्थन करे, अन्याय पर चुप रहे और अपनी चेतना खो दे, तो उसे पुरस्कार और सम्मान भी मिल सकता है। इस प्रकार समाज में ईमानदारी की अपेक्षा चापलूसी को अधिक महत्व मिलने लगता है। विशेष क्या है, तीखा व्यंग है, नैतिक पतन का चित्रण है, व्यवस्था की आलोचना है। नकली दरवाजे पीटते हैं जवान हाथों को, काम सर को आराम मिलता है दूर। राजधानी से कोई कस्बा दोपहर बाद छटपटाता है, एक फटा कोट, एक हिलती चौकी, एक लालटेन। प्रसंग क्या है, कवि गांवों और कस्बों की बदहाल स्थिति को चित्रित कर रहे हैं। व्याख्या, राजधानी में बैठे शासक विकास की बातें करते हैं, लेकिन छोटे कस्बे और गांव आज भी अभाव में जी रहे हैं। फटा हुआ कोट, टूटी चौकी और लालटेन गरीबी और पिछड़ेपन के प्रतीक हैं। विकास का लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है। विशेष है, ग्रामीण और शहरी असमानता का चित्रण है, प्रतीकात्मक शैली है, सामाजिक यथार्थवाद का चित्रण है।
दोनों बाप मिस्त्री और 20 बरस का नरेन दोनों पहले से जानते हैं पेच की मरी हुई चूड़ियां नेहरू युग के औजारों को मुसद्दीलाल की सबसे बड़ी देन। प्रसंग है कवि स्वतंत्रता के बाद विकास और औद्योगिकरण के दावों की वास्तविकता को उजागर कर रहा है। व्याख्या है कवि एक मिस्त्री और उसके युवा पुत्र नरेन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। दोनों जानते हैं कि जिन औजारों से उन्होंने काम करना है वे पुराने, जर्जर और बेकार हो चुके हैं। पेच की मरी हुई चूड़ियां विकास की असफल योजनाओं का प्रतीक है। नेहरू युग में आधुनिक भारत के निर्माण के जो सपने दिखाए गए थे वे आम आदमी के जीवन में पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। मुसद्दीलाल यहाँ भ्रष्ट नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व का प्रतीक है जिसने विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने नहीं दिया। विशेष है नेहरू युग की विकास योजना की आलोचनात्मक समीक्षा है। आम श्रमिक की दृष्टि से व्यवस्था का मूल्यांकन किया गया। तीखा राजनीतिक व्यंग्य है। पंक्ति है अस्पताल में मरीज छोड़कर आ नहीं सकता तीमारदार, दूसरे दिन कौन बताएगा कि वह कहाँ गया है। प्रसंग है कवि सरकारी व्यवस्थाओं की अव्यवस्था और अमानवीयता को चित्रित कर रहे हैं। व्यंग कवि बताता है कि अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब है कि रोगी को अकेला छोड़ना भी संभव नहीं। यदि कोई तीमारदार चला जाए तो अगले दिन रोगी का पता नहीं चलता है। यह सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता का चित्रण है। रोगी एक संख्या बनकर रह जाता है और उसकी मानवीय पहचान समाप्त हो जाती है। विशेष है सरकारी तंत्र की अमानवीयता, जनसंख्या की असुरक्षा, यथार्थवादी चित्रण। निष्कासित होते हुए मैंने उसे देखा था। जयपुर अधिवेशन जब समेटा जा रहा था, जो मंजूर लगे हुए थे कुर्सी ढोने में, उन्होंने देखा एक कोने में बैठा है अजय। अपमानित वह उसे छोड़ गए, कुर्सी को सन्नाटा छा गया। प्रसंग है कवि राजनीतिक सम्मेलनों और संगठनों के भीतर मौजूद उपेक्षा और अपमान का चित्रण कर रहे हैं। व्याख्या कवि एक ऐसे व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करता है जो किसी राजनीतिक या वैचारिक संगठन से अपमानित हो कर बाहर कर दिया गया है। अधिवेशन समाप्त हो रहा है, मजदूर कुर्सियां समेट रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति अकेले बैठा रहा है। मजदूर उसे नहीं, केवल कुर्सियों को महत्व देते हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि संस्थाएं व्यक्ति से अधिक वस्तुओं और पदों को महत्व देता है। अंत में जो सन्नाटा छा जाता है वह समाज की संवेदनहीनता का प्रतीक है। विशेष क्या है राजनीतिक संगठनों की आलोचना है। व्यक्ति की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण है। सन्नाटा प्रतीकात्मकता का प्रयोग है। कितना आसान है नाम लिखा लेना। मरते मनुष्य के बारे में क्या करूं मरते मनुष्य का। अंतरंग परिषद से पूछकर तय करना कितना आसान है। प्रसंग है कवि नौकरशाही और प्रशासनिक संवेदनहीनता पर प्रहार कर रहे हैं। व्याख्या है कवि कहता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज कर लेना ही बहुत आसान है, लेकिन उसके जीवन और मृत्यु की वास्तविक समस्याओं को समझना कठिन है। संस्थाएं और समितियां जो है बैठकर निर्णय लेती है कि किसी मरते हुए व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, लेकिन वे उसके दर्द को महसूस नहीं करती है। मनुष्य का जीवन प्रशासनिक प्रक्रिया में बदल जाता है। विशेष नौकरशाही की आलोचना मानवीय संवेदना की कमी का चित्रण है। तीखा व्यंग है। कितनी दिलचस्प है नेहरू की प्रशंसा, पाटिल की भर्त्सना की कथा। कितनी घुटन के अंदर घुटन से कितनी सहज मुक्ति। प्रसंग है कवि राजनीतिक बहसों की निरर्थकता पर टिप्पणी कर रहे हैं। व्याख्या है कवि कहता है कि राजनीतिक व्यक्तियों की प्रशंसा और आलोचना में लोग इतने उलझ जाते हैं कि वास्तविक समस्याएं पीछे छूट जाती है।
जनता की गरीबी, बेरोजगारी और पीड़ा की बजाय नेताओं पर चर्चा अधिक होती है। यह स्थिति समाज को वास्तविक परिवर्तन से दूर ले जाती है। विशेष है राजनीतिक विमर्श की आलोचना है, व्यंग्यात्मक शैली है, जन पक्षधर दृष्टिकोण है। कितना आसान है रख लेना अपने पास अपना वोट, क्योंकि प्रतिद्वंदी अयोग्य है। प्रसंग है कवि लोकतंत्र की कमजोरियों की ओर संकेत कर रहे हैं। व्याख्या, कवि बताता है कि लोकतंत्र में लोग अक्सर किसी योग्य व्यक्ति को चुनने के बजाय केवल कम बुरे व्यक्ति को चुनने के लिए मजबूर होते हैं। मतदाता के सामने अच्छे विकल्पों का अभाव है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की विडंबना है। विशेष है लोकतंत्र पर आलोचनात्मक दृष्टि है, राजनीतिक विकल्पों की कमी है, तीखा व्यंग है। तो यह थी मित्रों आज की वीडियो रघुवीर सहाय की कविता आत्महत्या के विरुद्ध के ऊपर। यह दूसरी पार्ट है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।